सारा प्रणाम, सारा समय देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद पौड़ी के अंतर्गत लैंसडाउन क्षेत्र के महाविद्यालय पटोटिया नैनीहांडा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकासपरक योजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने करीब 90 करोड़ की लागत की 15 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही 2 योजनाओं का लोकार्पण और कई विकास योजनाओं की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने विधानसभा लैंसडाउन के अंतर्गत 40,06,000 की लागत का विद्युत वितरण उपखंड कार्यालय और साथ ही 21,10,000 की लागत का विद्युत वितरण उपखंड कार्यालय नैनीहांडा का लोकार्पण किया। केंद्रीय सड़क के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड का रिखणी काल में भी लोकार्पण किया गया है। देहरादून से हमारी संवाददाता ज्योत्सना इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। ज्योत्सना, आपसे जानना चाहेंगे क्या बड़ी सौगातें आज मुख्यमंत्री धामी ने दी हैं? मनु, देखिए, मुख्यमंत्री एक एक विधानसभा करके लगातार टूर कर रहे हैं और उस विधानसभा या उस जिले में जाकर उस क्षेत्र को विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। आज उनका लैंसडाउन विधानसभा का ये पहला दौरा था और अपने इस दौरे में उन्होंने लगभग 90 करोड़ की सौगात वहां पर दी है, जिसमें हम चाहे सड़कों की बात करें या पेयजल व्यवस्था की बात करें, ये सारी की सारी योजनाएं जो काफी समय से लंबित थी वो सौगात के तौर पर आज लैंसडाउन विधानसभा वासियों को दी है। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र काफी बड़ा है। ये आप मानिए कि ये लैंसडाउन जो गढ़वाल राइफल का हेडक्वार्टर है, गढ़वाल रेजिमेंट का, वहां से शुरू होकर के और सीधे ये धूमाकोट नैनीडांडा तक लगता है, यानी कि कुमाऊं के रामनगर विधानसभा क्षेत्र को छूता है। काफी दुर्गम एरिया है, हमेशा यहाँ विकास की दरकार रही है। काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र इसे माना जाता है। हालांकि पर्यटन के लिहाज से बहुत समृद्ध क्षेत्र है, क्योंकि कॉर्बेट के नॉर्दर्न गेट यहीं से खुलते हैं, लेकिन अभी तक इसका उस तरीके से विकास नहीं हो पाया जिस तरीके से रामनगर की तरफ से, चाहे हम बिजरानी की बात करें या हम ढिकाला जोन की बात करें, यहां पर जिस तरीके से विकास हुआ है वैसे नहीं हो पाया। तो आज मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए आने वाले समय में यहां पर पर्यटन को देख करके मूलभूत ढांचा स्थापित किया जाएगा, ताकि यहां के लोगों को रोजगार मिले और यहाँ के लोगों का पलायन कम से कम हो। और जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है या कुदरत ने यहाँ पर जो भी सौगात दी है उसको देखने के लिए देश दुनिया के लोग आए और कुछ इस तरीके का सर्किट यहाँ पर डेवलप किया जाएगा ताकि लोगों को आने में आसानी भी हो। तो उसी के लिहाज से खास तौर पर सड़कों की सौगात दी गई। अगर हम रिखणीकाल नैनीडांडा ब्लॉक की बात करें तो इनको काफी कह सकते हैं कि दुर्गम इलाके इस इलाके में है। शिक्षा स्वास्थ्य की यहाँ पर हमेशा परेशानी रहती है, रोड कनेक्टिविटी की भी काफी परेशानी रहती है। तो आज उन सब चीजों को लेकर के मनु सौगातें दी हैं। और आप जानती हैं कि चुनाव सामने है, तो सौगातों के जरिए वोटर्स को साधने की भी कोशिश यहाँ पर सरकार की है, मुख्यमंत्री धामी की है। लेकिन इस सब के बीच में जरा राजनीतिक मिजाज अगर आप हमें लैंसडाउन का समझा सकें, चुनाव के लिहाज से कितना मायने आज का दौरा मुख्यमंत्री का? देखिए, बीजेपी को ये सीट अपने कब्जे में लेनी है। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 2007 से पहले जब परिसीमन इसका हुआ, उस 2007 तक धूमाकोट अलग विधानसभा क्षेत्र थी और लैंसडाउन अलग थी, लेकिन उसके बाद दोनों को मर्ज कर दिया गया। धूमाकोट में एक किस्म से उस समय के बीजेपी के मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी विधायक रहे, तो लैंसडाउन भी अपने आप में बहुत अहम था। लैंसडाउन से कभी इस समय जो राज्य में वन मंत्री हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता है हरक सिंह रावत, उन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया है और अब वहां का प्रतिनिधित्व बीजेपी के दिलीप सिंह रावत कर रहे हैं। 2 बार के वो विधायक हैं, तीसरी बार उनको इस समय विधानसभा चुनाव को फेस करना है। अब दिलीप रावत की बात करें तो वो उत्तराखंड के बहुत ही कद्दावर नेता और बहुगुणावादी ग्रुप के बहुत ही अहम नेता जिन्हें माना जाता था, स्वर्गीय भारत सिंह रावत के बेटे हैं। स्वर्गीय भारत सिंह रावत की जो लेगेसी थी उसको अब दिलीप रावत आगे ले जा रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि
तीसरी बार कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी फील करनी पड़ती है और उसे फेस करना पड़ता है। तो यही वजह है कि इस तरीके की सौगातें मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें दी जा रही हैं, ताकि कहीं ना कहीं एक सेफ्टी वॉल उनके सामने हो कि उन्होंने राज्य अपने क्षेत्र के विकास के लिए काफी अच्छा काम किया है। इस समय अगर मैं लैंसडाउन की बात करूं तो लैंसडाउन सीट पर हरक सिंह रावत की भी नजर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है। वो इस सीट को अपनी पुत्र वधू के लिए मांग रहे हैं, जो मॉडल रही है मिस इंडिया कंटेस्ट में नंबर 2 पे रही है अनुकृति गुसाई रावत। उनके लिए वो ये सीट मांग रहे हैं। अनुकृति वहां पर लगातार एक्टिव है और हरक सिंह रावत की जो कहा जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि जो बार्गेनिंग चल रही है, यानी कि जो बातचीत कर रहे हैं, जो उनके बारे में बात होती है कि वो कांग्रेस चले जाएंगे, बीजेपी में रहेंगे, उसकी वजह यही है कि हरक सिंह रावत 3 सीटें मांग रहे हैं, जिसमें अपने लिए खुद की और अपनी बहू के लिए और एक अपने परिवार के अन्य सदस्य के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिलीप रावत आशंकित भी हैं कि कहीं हाई कमान ने बात मान ली और अनुकृति गुसाई को टिकट मिल गया तो उनका क्या होगा। और यही वजह है कि वो मुख्यमंत्री को लेकर अपने क्षेत्र में गए हैं और अपने को उन्होंने काफी हद तक मजबूत करने की कोशिश की है। मनु, बिल्कुल, राजनीतिक भविष्य और किस तरीके से वोट के जो टिकट है उसकी लॉबिंग चल रही है, इसके भी आपने बहुत संकेत और स्पष्ट तरीके से बता दिया है ज्योत्सना। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ज्योत्सना हमारी संवाददाता बताती हुई लिंकी लैंसडाउन पर हरक सिंह रावत की नजर इस सीट पर, दरअसल वो चाहते हैं कि उनकी बहू चुनाव लड़े और इसीलिए उन्होंने राजनीतिक संभावनाओं को देखते हुए कई तरह की यहाँ पर संकेत देने भी शुरू कर दिए हैं, जिनको लेकर लगातार चर्चा राजनीतिक हलके में मची रहती है। क्या वो बीजेपी में रहेंगे या फिर कांग्रेस में जाएंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि लैंसडाउन के दौरे पर आज मुख्यमंत्री धामी रहे। वहीं अब पूर्व सीएम हरीश रावत की हम बात कर लेते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने संयुक्त कॉन्फ्रेंस की और सबसे पहले अपने नेता प्रतिपक्ष और विधायकों को बधाई दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे 9 विधायकों ने सरकार की जबरदस्त घेराबंदी की और 90 विधायकों के बराबर की लड़ाई की। कहा कि हम 18 दिसंबर से एक एक दिन सरकार के खिलाफ खनन, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेंगे। जनता के मुद्दों की लड़ाई जनता के बीच जाकर ही लड़ी जाएगी। निवेदन करना चाहूंगा और वो बताएंगे। हम लोगों ने आपस में परामर्श करके तय किया है कि इन 4 मुद्दों पर, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया, अलग अलग दिन हम खनन के मुद्दे पर, बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 18 तारीख से निरंतर राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। यदि अध्यक्ष जी उचित समझेंगे तो एक एक दिन इस सरकार के हर कारनामे को हम डेडिकेट कर देंगे। ये दिन इनका भ्रष्टाचार का मामला उठाएंगे, इस दिन हम इनका महंगाई का मामला उठाएंगे, इस दिन बेरोजगारी का मामला उठाएंगे। ये अध्यक्ष जी कुछ रूपरेखा अपने पदाधिकारियों के साथ बैठ करके बना रहे हैं, ये कालांतर में उनको कह देंगे। मगर इतना हमने तय किया है आपस में परामर्श करके कि 18 तारीख से हम निरंतर इन इश्यूज को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। तो हरीश रावत को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमने किस तरीके से सदन के अंदर जनता के मुद्दों को लेकर गए और सत्ता पक्ष से सवाल जवाब किए। सदन के अंदर ना सिर्फ हम सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे बल्कि सदन के बाहर भी हम लगातार घेराबंदी करेंगे। खुद अपनी पार्टी की यहाँ पर साफ तौर पर प्रशंसा करते हुए उनका कहना है कि हम 9 विधायक 90 विधायकों पर भारी पड़े हैं। 90 विधायक, माफ कीजिएगा, 90 विधायकों की जो ये जिस तरह से 9 विधायक हैं, उनका कहना है कि 69 जो विधायक हैं यानी कि बीजेपी के, उन विधायकों पर भारी पड़े हैं और हमने बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार की घेराबंदी की, जनता के मुद्दों को हमने सदन तक पहुंचाया और ये लड़ाई जनता के बीच जाकर ही लड़ी जाएगी। यानी 18 तारीख, आने वाली 18 दिसंबर से उनका कहना है कि सड़कों पर ये लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत साफ तौर पर कहते हुए उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और विधायकों को हम बधाई देते हैं कि किस तरीके से हमने घेराबंदी सरकार की है। यानी कि सत्र में हमने जो काम किए उसको लेकर वो जनता के बीच
किस तरह से जाएंगे, यानी कुल मिलाकर वो घेराबंदी को लेकर कह रहे थे कि एक बेहतरीन लड़ाई हमने ना सिर्फ सदन तक लड़ी है बल्कि हम सदन के बाहर भी इस लड़ाई को लेकर जाने वाले हैं। ज्योत्सना एक बार फिर हमारी संवाददाता देहरादून से जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, सत्र बेहद छोटा रहा, लेकिन किस तरह से देखा जाए, चूंकि यहाँ पर हरीश रावत तो खुद अपनी पीठ थपथपाते हुए कि हमारे 9 विधायक सत्ता पक्ष के विधायकों पर भारी पड़ गए। बिल्कुल, देखिए अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने कम समय में काफी सदुपयोग भी किया। हालांकि संख्या बल आप देखिए कि एक तरफ पूरे 57 का बहुमत है, दूसरी तरफ केवल 9 लोग थे, लेकिन 9 लोगों ने जो एक एक करके मुद्दे उठाए वो मुद्दे कहीं ना कहीं सरकार को असहज कर देने वाले थे। चाहे हम भ्रष्टाचार की बात करें या मुख्यमंत्री के पीआरओ के लेटर की बात करें या फिर हम रोजगार के आंकड़ों की बात करें, महंगाई की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कहीं ना कहीं सरकार असहज नजर आ रही थी और विपक्ष यही चाहता था कि वो इस तरीके के मुद्दे उठाए कि जिसमें सरकार को थोड़ी सी परेशानी हो और उसकी जवाबदेही थोड़ी सी कठिन हो जाए। अगर विशेषाधिकार हनन का ही मामला कहें तो बहुत ही दिलचस्प रहा कि हंगामा तो विपक्ष के विधायकों ने किया, नेता प्रतिपक्ष ने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया, लेकिन सत्ता पक्ष के भी बड़ी संख्या में विधायक विशेषाधिकार हनन के मामले में खड़े हो गए, क्योंकि सबके अपने अपने इश्यू थे जिसमें विशेषाधिकार हनन का मामला उनके सामने था। और ऐसे में एक बार लगा कि कहीं सत्ता पक्ष के विधायक विपक्ष का साथ तो नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी बैकफुट पर आई है। यही वजह रही कि विशेषाधिकार हनन को लेकर एक अलग समिति बना दी गई और जितने भी प्रकरण है वो उसमें जाएंगे, उसमें हेयरिंग होगी। तो क्योंकि हरीश रावत सदन के अंदर नहीं बैठ सकते थे, वो बाहर थे, तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और अपने सभी साथियों की पीठ थपथपाई, इन्होंने अच्छे ढंग से मुद्दे उठाए और अब उन्होंने कहा कि वही सब मुद्दे, भ्रष्टाचार हो गया, महंगाई हो गया, रोजगार हो गया यानी बेरोजगारी हो गई और जो खनन का मामला है, अवैध खनन का मामला, इन सब इशू को लेकर वो 18 तारीख से जनता के बीच जाएंगे और उन्होंने कहा जनता के मुद्दों की लड़ाई अब जनता के बीच ही लड़ी जाएगी। ज्योत्सना, यही मैं आपसे जानना चाह रही, चुनाव बेहद नजदीक है, चुनावी मोड में पूरी तरह से कांग्रेस आ चुकी है जिसका हमने असर सदन के अंदर भी देखा था, लेकिन 18 तारीख से जो लड़ाई की बात यहाँ पर जनता के बीच जाकर लड़ने की बात कह रहे हैं हरीश रावत, मुद्दे समझ में आ गए, ठीक है ये तमाम मुद्दे होंगे, आगे किस तरीके से प्लान है, क्या वो योजना है जिसके जरिए कांग्रेस पूरी तरह से एक चुनावी कैंपेन हमें चलाती हुई नजर आने वाली है, जो कि राहुल गांधी भी आने वाले हैं? बिल्कुल मनु, देखिए राहुल गांधी की बड़ी रैली के साथ ही ये आगाज भी हो जाएगा कांग्रेस की चुनावी कार्यक्रम का। और रही बात 16 तारीख को रैली के बाद 17 तारीख से कांग्रेस अपनी परिवर्तन यात्रा को पूर्ण करना चाहती है। 2 चरण की उसकी परिवर्तन यात्रा हो चुकी है और 3 लोकसभा क्षेत्र उसके बच गए हैं, जिसमें अल्मोड़ा है, गढ़वाल है और टिहरी है। तो सभी बड़े नेता अलग अलग पार्ट में घूमेंगे और जल्द से जल्द इसे खत्म करेंगे। रही बात इन मुद्दों की, तो कहीं ना कहीं इन 4 मुद्दों में कांग्रेस को लगता है कि वो सरकार की जबरदस्त घेरेबंदी कर सकती है और 1 बाय 1 इन मुद्दों को उठाएगी। और जैसे हरीश रावत ने कहा कि हम प्रदेश अध्यक्ष से बात करके एक सहमति बना करके कि किस तरीके से हमें प्रदेश व्यापी इस मसले को उठाना है और एक दिन में एक ही मसला उठाएंगे, यानी कि 4 मसले एक साथ नहीं उठाएंगे और उसमें वो सारे दस्तावेज इकट्ठा करेंगे जिससे कि सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकें और जनता खुद ही सवाल पूछे कि बेरोजगारी यानी रोजगार को लेकर सरकार ने क्या किया है। सरकार के ही आंकड़े सामने रखे जाएंगे और पूरे जनता को बताए जाएंगे। यानी कि कांग्रेस अब पूरे एग्रेसिव मोड में है और वो साफ तौर पर ये जाहिर करना चाहती है और ये जताना भी चाहती है कि भले ही बीजेपी के पास डबल इंजन की सरकार हो, केंद्र का सहयोग हो, उसके पास बहुमत हो, प्रचंड बहुमत हो, लेकिन हम कमजोर विपक्ष नहीं है बल्कि हम मुखर विपक्ष हैं। ज्योत्सना हमारे साथ बने रही, अपने दर्शकों को बता रही कि सदन के अंदर बेरोजगारी को लेकर भी काफी तू मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हुई थी। दरअसल आंकड़ों को लेकर यहाँ पर प्रीतम सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि एक तरफ आप रोजगार की बात करते हैं, 10 लाख रोजगार देने की बात सरकार कहती है, फिर आप 7 लाख पर आ जाते हैं। ऐसे में क्या ये आंकड़े विश्वसनीय हैं? तो कुल मिलाकर महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस यहां पर बनाने जा रही है। चुनाव में जाहिर तौर पर ये एक चुनावी मुद्दा भी बनता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सदन में स्वास्थ्य सेवाओं और उपकरणों की खरीद में अनियमितता के होने के विपक्ष के आरोप पर सरकार ने सफाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के 30 अस्पतालों में वेंटिलेटर हैं, उन्हें चलाने के लिए पूरा टेक्नीशियन स्टाफ भी मौजूद है। जहां स्टाफ नहीं है वहां भी आउटसोर्सिंग से लोग रखे गए हैं। इसके साथ ही नई नियुक्तियों के लिए भी विज्ञापन निकाले गए हैं। आपको बता दें कि विपक्ष सदन में सरकार पर आरोप लगा चुका है कि राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दी है, लेकिन सरकार की तैयारी नहीं है। सबसे पहले तो मैं
माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन पौने 5 सालों में जितना काम किया गया है उतना काम जो है आज तक कभी नहीं हुआ है। हम एक नया एम्स लाने में सफल हुए हैं, हम पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज लाने में सफल हुए हैं, हम उधम सिंह नगर मेडिकल कॉलेज लाने में सफल हुए हैं, हम हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज लाने में सफल हुए हैं और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज हमारा बहुत जल्दी रन होने वाला है। तो उत्तराखंड इतने छोटे राज्य में आज हर जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज हमारे भारत सरकार ने हमको दी है। कोरोना के काल में हमारी सरकार के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जितना काम किया गया, अगर मैं उसको गिनाने बैठ जाऊंगा तो पूरा एक दिन लगेगा। लेकिन हम उन चुनिंदा राज्यों में एक राज्य हैं जहां की कोरोना की पहली वैक्सीन की डोज 100% लोगों पे हमारे सरकार और हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगाई गई है। हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन की दूसरी डोज है वो भी 72% से ज़्यादा लोगों पे लग चुकी है। जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, स्टाफ का सवाल है, स्टाफ नर्स का सवाल है, हमारे वेंटिलेटर चलाने के लोगों का जो विपक्ष ने कहा है, मैं कह सकता हूँ कि आंकड़े गवाह हैं कि जब पिछली सरकार में कितने वेंटिलेटर थे और आज हमारी सरकार में कितने वेंटिलेटर है, ये सारे आंकड़े बताते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र समाप्त होने पर संत अधिकार मंत्री वंचिता भगत ने कहा कि सभी के सहयोग से विधानसभा का अंतिम सत्र सभी के सहयोग से अच्छा रहा है। इसके लिए सभी का आभार। सरकार ने अपने कार्य भी पूरे कर लिए हैं। खास तौर पर देवस्थानम एक्ट भी वापस ले लिया गया है। विपक्ष की तैयार नहीं होने की वजह से उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम जो सिर्फ आरोप लगाना है, पूरी तैयारी के साथ विपक्ष कभी नहीं आया, लेकिन सरकार सबका सहयोग करती रही है और जनता का खास तौर पर सहयोग मिला है। सरकार ने पास किए हैं। अब ये अलग विषय है कि विपक्ष द्वारा हल्ला गुल्ला होता रहा, वो पास होते रहे। इसमें देवस्थान बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। आम्रपाली इंस्टीट्यूट को माननीय मंत्री जी ने विश्वविद्यालय का स्वरूप दिया है, वो है नजूल भूमिका है। बहुत से ऐसे अध्यादेश आए हैं जिन पर सरकार ने आज काम किया है। आज सरकार का ये विधानसभा के अंदर मेरा ख्याल अंतिम दिन है। भावभीनी विदाई सबको हुई है। हम माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तीनों मुख्यमंत्री जी, माननीय सभी सहयोगी मंत्री विधायकों का धन्यवाद करते हुए, अपने सभी कर्मियों का, अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए, आप सभी मीडिया वालों को, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, छायाकार, सभी को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आपके सहयोग से हम इस सदन को ढंग से चला पाए और आपने हमारी बातों को बहुत ढंग से जनता तक पहुंचाने में हमें सहयोग दिया। इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। संकल्प से सिद्धि के ध्येय को प्रदर्शित करता ये भव्य मंच है विकास का, उम्मीदों के नए द्वार का। 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बना उत्तराखंड। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ लोगों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित करेगा, बल्कि इस महायोजना के साकार होने से उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का होने से उत्तराखंड टूरिज्म को अत्यंत लाभ होगा। बच्चों के लिए सड़कें हो सुरक्षित, इसके लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए हरिद्वार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला ने राज्य में रोजगार और खुशहाली की उम्मीदों को नई उड़ान दी है।
लैंडस्लाइड की चुनौती का स्थायी समाधान आज पर्यटकों की सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना में सड़कों का निर्माण उत्तराखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और युवा सरकार के संकल्प से विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है देवभूमि उत्तराखंड। समृद्धि और तरक्की के नित नए आयाम स्थापित कर रहे पहाड़ी राज्य में आज विकास की गंगा बह रही है और निखर रहा है उत्तराखंड का स्वरूप। आत्मनिर्भर हो रहा भारत, आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस सर। एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते से सस्ते पीसी में भी चलाएं तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है। तो वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायो टीम। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है? कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल। ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं? यस सर। हम दोनों के पास पेरेंट्स के फ़ोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। गुड वर्क। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूलों में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। कांग्रेस अब बीजेपी को हर स्तर पर टक्कर देने के लिए तैयार है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से खास बातचीत के दौरान कहा कि डबल इंजन फेल हो चुका है, लोग भी जुमले पहचान चुके हैं। अब 2022 में कांग्रेस महंगाई, पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। यात्रा उत्तराखंड राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रारंभ होने वाली है, जिसमें जो हरिद्वार स्थान है वहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी 18 तारीख को इस यात्रा को शुभारंभ करेंगे और एक विशाल जनसभा के रूप में ये यात्रा उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में, गढ़वाल के विभिन्न हिस्सों में होती हुई और 5 जनवरी को ये काशी विश्वनाथ उत्तरकाशी में इस यात्रा का समापन होगा। वहां पर इस समापन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी इस यात्रा में रहेंगे और विशाल जनसभा के रूप में ये समापन होगी। इसी तरह से कुमाऊं क्षेत्र में बागेश्वर वाघनाथ मंदिर से हम 19 दिसंबर को यात्रा प्रारंभ की जाएगी, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी रहेंगे। यह यात्रा भी कुमाऊं के विभिन्न अंचलों में होती हुई 4 जनवरी को जो हमारा खटीमा है, जहां पर शहीदों का वो है स्थल है, उस शहीद स्थल पर इस यात्रा का समापन होगा। और निश्चित रूप से 70 विधानसभाओं के कहीं पर विशाल जनसभाएं, कहीं पर स्वागत सभाएं और कहीं पर इस तरह के रैली के कार्यक्रम, कहीं पर रोड शो के कार्यक्रम, और इसमें हमारा पूरे केंद्रीय नेतृत्व भी इसमें रहने वाला है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम में पूरी तरह से, हमारे प्रादेशिक नेता भी इसमें शिरकत करने वाले हैं, जिसके
प्रबंधन की बैठकों का लगातार दौर जारी है। तो बीजेपी नेता को आप सुन रहे थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से चुनावी कैंपेन आगे बढ़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जरा अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस भी अब बीजेपी से हर स्तर पर टक्कर देने को तैयार है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से खास बातचीत के दौरान कहा कि डबल इंजन फेल हो चुका है, लोग भी जुमले पहचान चुके हैं। अब 2022 में कांग्रेस महंगाई, पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हैं। गोदियाल जी, इलेक्शन का काउंटडाउन एकदम शुरू हो चुका है। आप भी कह सकते हैं कि फुल मूड में आ चुके हैं आप, क्योंकि आपके वरिष्ठ नेता की रैली यहां पर हो रही है। अगर कांग्रेस की ओवरऑल तैयारियों के बारे में बात करें, परिवर्तन यात्रा के कई दौर आपने कर लिए हैं, आगे भी उसकी तैयारी चल रही है। कितनी तैयार है कांग्रेस मिशन 2022 के लिए? मैंने 2022 की जो तैयारियों की बात आपने कही, उसमें आपने जो हमारी एक्टिविटीज़ थी उसका भी जिक्र कर लिया। परिवर्तन यात्राएं हुई, हम अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग सब हमारे वरिष्ठ नेता जाकर वहाँ रैलियां कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, संगठन के स्तर पर बैठकें हो रही हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 तारीख को आदरणीय राहुल जी हमारे प्रदेश के खास करके 1971 में जो वार में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश युद्ध में जो शामिल थे और उनको सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं। वो एक विश्व की ऐसी लड़ाई थी जिसमें आज तक ऐसी कहीं लड़ाई नहीं लड़ी गई जिसमें 90,000 से अधिक विरोधी दुश्मन सेना के सैनिकों को घुटनों के बल टिकाकर और उनसे हथियार लिए गए हों। उन्होंने समर्पण किया। तो उस सम्मान में और यहाँ जो हमारे उस समय के वार वेटरन्स हैं उनको सम्मानित करने के लिए और सैनिकों को सम्मानित करने के लिए राहुल जी आ रहे हैं। जैसे अभी देखा था कि जनरल रावत की मृत्यु के बाद बीजेपी काफी बढ़ चढ़कर कार्यक्रम कर रही थी, तो हमने खुद जब सदन में पूछा था तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि सम्मान होना चाहिए, लेकिन उस सम्मान में या श्रद्धांजलि में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ठीक कहा उन्होंने। और जहां तक जनरल रावत के इस दुर्घटना का प्रश्न है और उनके वीर गति को प्राप्त होने के बाद जो श्रद्धांजलि है सभी ने दी। हमने तो तत्काल उसी दिन शाम को, उस दिन सुबह से लेकर शाम तक और अभी तक यहाँ पर अनवरत अखंड दीप ज्योति उनके सामने रखी है। बाहर से भी लोग आके श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हमने भी सब ने श्रद्धांजलि दी। कल हमने उनकी फ़ोटो ले जाकर गैरसैंण में श्रद्धांजलि दी। गोदियाल जी, आपको चुनाव से ठीक पहले ही कमान मिली है प्रदेश अध्यक्ष की, तो मैं देख रही हूं कि आप वो T20 के ही फॉर्मेट में काम कर रहे हैं कि हर चीज को क्विक करना चाह रहे हैं और वक्त की भी यही मांग है कि इसी तरीके से काम हो। आप अध्यक्ष बनने से पहले फोकस थे श्रीनगर विधानसभा में, अब आपके पास 69 और विधानसभाएं आ गई हैं। किस तरीके से दोनों जिम्मेदारी निर्वहन करेंगे? मैं प्रदेश के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता और मैंने कहा, जिस दिन मैंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया, मैंने उस दिन कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैंने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को साइड कर दिया है और उस प्रदेश के इंटरेस्ट को देखते हुए, राज्य के हित को देखते हुए मुझे कोई भी हद तक जाकर कुर्बानी करनी पड़ेगी, मैं तैयार हूँ। और प्रत्याशी चयन का क्या फॉर्मूला होगा? अध्यक्ष जी की सीट तो क्लियर हो गई। प्रत्याशी चयन का फॉर्मूला ये होगा कि जो लोग पिछले 5 सालों से और उससे भी पहले से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं और जीतने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रखते हैं, उन्हें टिकट दिया जाएगा। ये फार्मूला तय हो रखा है। उसके लिए 2 सर्वे हो चुके हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अधिकांश सीटों पर, मतलब आधे से अधिक सीटों पर करीब ये सभी नेता लोग जानते हैं कि करीब टिकट तय होते हैं कि भाई जो सीनियर लोग हैं, पहले से एमएलए हैं, पहले एमएलए रहे और वहाँ विवाद नहीं है, तो उन सीटों पर कोई तो वो जल्दी उसको क्लियर होगा। हमारे प्रभारी जी ने भी पहले कहा कि हम दिसंबर के आखिर तक ऐसी सीटों को क्लियर करने का काम करेंगे। बची हुई सीटों पर हम आपस में एक मत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक मत बने और इस एक मत के आधार पर हम बड़ी संख्या में सभी सीटों पर बड़ी मजबूती के साथ
चुनाव लड़ सकें और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दे सकें। उस रणनीति पे काम चल रहा है, उस पर किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, 2017 की टीस सबके दिलों में है, आपके दिल में भी है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से बहुत कम सीटें आ जाएंगी। हार जीत चुनाव का अलग, उस टीस को 2022 में कैसे पूरा करेंगे? क्या ऐसी अचूक रणनीति बनाई है कि डबल इंजन की सरकार का आप इंजन फेल कर दें? इंजन फेल हो चुका है, हमने क्या फेल करना है? जनता समझ चुकी है कि ये चुनावी जुमला था। लोग कहते हैं कि वो चुनावी जुमला था। उन्होंने कई मीटिंगों में अमित शाह जी ने इस बात को कहा कि चुनाव में बहुत से जुमले बोले जाते हैं, उसमें से एक जुमला अच्छे दिनों वाला भी था। तो उसी तरह अच्छे दिनों वाला ये जिस तरह अच्छे दिनों वाला जुमला था, उसी तरह ये भी जुमला था कि भाई डबल इंजन की सरकार चाहिए। जुमले ही तो थे। अभी परसों जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कहा, पहाड़ों पानी पहाड़ों जवानी, क्या था वो? 5 साल याद नहीं आई? तो जुमला ही तो है वो, और क्या है? लेकिन वाकई पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी को रोकना है तो मैं मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस पर एक बार विश्वास करके देखिए। और मैं वादा करता हूं कि मुझे कांग्रेस सरकार लाकर इस प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करना है, और पहाड़ के पानी को कैसे रोका जाता है वो पहाड़ का बेटा जानता है, और पहाड़ की जवानी को रोककर उस जवानी का कैसे राज्य के निर्माण में उपयोग किया जाए ये भी पहाड़ का बेटा जानता है। 17 में 11 सीटें थी, 22 में कितनी? जितनी बीजेपी की हैं उतनी, यानी कि 57 या 60 पार। इतिहास वो नहीं बनाएंगे, इतिहास हम बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल जी उत्साहित भी हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि पूरे के पूरा कांग्रेसी एकजुट होकर के मिशन 2022 में लग गया है और जीत सुनिश्चित है, और 2022 कांग्रेस का है। कैमरामैन मंजुल सिंह माझेला के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। खबर सितारगंज से, जहां पर गन्ना किसानों ने चीनी मिल के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर चीनी मिल पर फिर से शुरू करने की मांग की है। किसानों के धरना प्रदर्शन की खबर पाकर उप जिलाधिकारी तुषार सैनी और चीनी मिल प्रबंधक आर.के. सेठ मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों की मांगों को सुना और किसानों के साथ बातचीत कर उन्हें गन्ने की फसल किच्छा और बाजपुर भेजने की बात कही। किसानों ने भी इस पर सहमति जताई। आपको बता दें कि 29 नवंबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चीनी मिल का शुभारंभ किया था, लेकिन ये मिल 11 दिसंबर तक भी नहीं चल सकी, जिस पर गन्ना किसान में काफी गुस्सा है। फिलहाल प्रशासन और किसानों के बीच हुई वार्ता के बाद गन्ना किच्छा और बाजपुर भेजने पर सहमति बन गई है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी